हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस। ठीक है, और ये वो पेडागोजी क्वेश्चंस रहेंगे जो परीक्षा आपकी 14 दिसंबर 2024 को हुई एंड 15 दिसंबर 2024 को जो परीक्षा हुई, इनके पेडागोजी क्वेश्चंस आज हम लोग कवर करने वाले हैं हिंदी के। ठीक है, इन क्वेश्चंस को पढ़ करके आप ये समझ पाएंगे कि अब सीटेट पेडागोजी क्वेश्चंस किस लेवल के पूछता है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को पढ़ करके देख करके आप ये पता लगा पाएंगे कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज लेवल क्या रहने वाला है। तो ये हिंदी की हमारी पहली क्लास होगी। बाकी सीडीपी क्लासेस चल रही हैं, पीवाईक्यू हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बहुत डीप में समझ रहे हैं, उनको आप डेली अटेंड करते रहिए 6 बजे। ठीक है, आइए आज की ये हिंदी पेडागोजी पहली क्लास है, शुरू करते हैं इसको। चलिए, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ आपको बहुत बेस्ट कंटेंट एंड बहुत डीप में समझाया जाता है। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है। भाषा अधिगम यानी कि जब हम लैंग्वेज सीख रहे हों, जब हम भाषा सीख रहे हों, तो उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। भाषा अधिगम केवल भाषा की पाठ्यपुस्तकों के पढ़ने के माध्यम से ही होता है, यानी कि भाषा आप बस केवल तभी सीख सकते हैं जब आप किताबों को पढ़ रहे हो। नहीं, ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि भाषा अधिगम जो है वो कई माध्यम से हम सीखते हैं। हम लोगों के बीच इंटरेक्ट करके, उनके बीच वार्तालाप करके, कम्युनिकेशन करके, सुन करके, लिख करके, अपने एनवायरनमेंट के माध्यम से हम लैंग्वेज का लर्निंग कर पाते हैं, हम लैंग्वेज लर्न कर पाते हैं, भाषा का अधिगम कर पाते हैं, सिर्फ किताबों से नहीं। मुद्रित समृद्ध परिवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होता है, ये बात सही है। मुद्रित समृद्ध परिवेश वो होता है जिसको हम प्रिंट रिच एनवायरनमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, जहाँ पे चीज़ें जैसे क्लासरूम में, ये देखिए ये है प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। नीचे जब हम क्लास में पोस्टर वगैरह लगा देते हैं, चार्ट पेपर लगा देते हैं, बहुत सारा जो लिखा हुआ मटेरियल है या देखने वाले संसाधन है जिनको बच्चा सामने देखे, पढ़े और सीख पाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे जनवरी फरवरी सारी लगा दी गई है ना। अब बच्चा इनको क्लास में खाली बैठा है तब भी सामने देख रहा है, तो ये क्या किया, प्रिंट करके इसको यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, 1 से 100 तक की गिनती यहाँ पे लिख करके बोर्ड पर लगा दी गई है। ठीक है, अगर नहीं भी वो चीज पढ़ाई जा रही है, कोई पीरियड वैकेंट है, तब भी बच्चा नहीं कुछ तो इसको देख करके थोड़ा बहुत तो सीखेगा ही। ये देखिए यहाँ स्टेयर्स, सीढ़ियों पर 1 2 3 स्टार्ट, एप्पल, बॉल, कप, है ना, ये सारी चीजें लिख दी गई हैं ताकि जो बालक है वो इन वर्ड्स को पढ़े। ये जो आप सामने देख पा रहे हैं इमेजेस, इसी को कहते हैं प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी कि मुद्रित समृद्ध परिवेश, ये एक ऐसा एटमॉस्फेयर होता है जिसमें बच्चों को भाषा सीखने के लिए बहुत सारे रिटन में और देखने वाले संसाधन मिलते हैं जो उन्हें पढ़ने, लिखने और बोलने में हेल्प करते हैं। समझ में आ गई बात। ये होता है प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, ये भाषा अधिगम के बारे में बहुत बेस्ट रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा कि विज्ञान और गणित के अधिगम के लिए भाषा अधिगम की आवश्यकता नहीं है, ये भी हमारा पॉइंट गलत है। ठीक है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम साइंस और मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझ पाते हैं। ओके, भाषा अधिगम अवचेतन रूप से घटित होता है, यानी कि अनकॉन्शियस रूप से, ये भी पॉइंट हमारा जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि जब तक हम अवचेतन मतलब जहां पे आप सचेत नहीं है। ठीक है, अगर आप सचेत नहीं है, अगर आप एक्टिव नहीं है, तो लैंग्वेज को लर्न नहीं कर सकते, सीख नहीं सकते। उसके लिए क्या चाहिए हमको? हमें सचेत होना पड़ेगा, हमें एक्टिव रहना पड़ेगा, तब हम लैंग्वेज सीख सकते हैं। यानी हम कुछ बातों को अगर बिना सोचे समझे अपने आप ग्रहण कर लेते हैं, वो होता है अनकॉन्शियस, अवचेतन रूप से। तो ये चीज हम जो हमारी मातृभाषा होती है वहां पे तो ये चीज अप्लाई हो जाएगी, लेकिन अगर किसी खास भाषा को हम सीख रहे हैं तो उसके लिए ये चीज नहीं है, वहां तो हमें एक्टिव होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट हमारा एक तरीके से गलती हो जाएगा। बेस्ट ऑप्शन आपका सेकंड वन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे कहता है रोना, कूजन और बबलाना। ठीक है, भाषा विकास के किस चरण के उदाहरण हैं? ये भाषिक हैं, या भाषा से पहले ये प्री लिंग्विस्टिक स्टेज होती है, या अभिव्यक्ति परक है, या फिर संदर्भात्मक है? ये क्या है?
देखिए भाषिक अवस्था की बात करें सबसे पहले तो भाषिक अवस्था जो है ये वो स्टेज होती है जब बच्चा वर्ड्स को सेंटेंसेस के माध्यम से कम्युनिकेशन करना शुरू कर देता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चा वर्ड्स को समझने लगता है, यहाँ बच्चा सेंटेंसेस को समझने लगता है और उसके माध्यम से बातचीत करना शुरू कर देता है। यानी जब हम स्पष्ट रूप से, जैसे बालक कहता है कि मम्मी खाना दे दो, मैं खेलूंगा, ऐसे जब सेंटेंस बोलने लग जाता है वो होता है भाषिक, इसको कहते हैं लिंग्विस्टिक स्टेज। फिर आता है पूर्व भाषिक, जिसको हम कहते हैं प्री लिंग्विस्टिक स्टेज। यही वो स्टेज है जहां बच्चा रो करके, कूजन करके, बबला करके, है ना, अपनी बात प्रकट करता है। ठीक है, यहां बच्चा अभी भाषा बोलना शुरू नहीं करता, लेकिन वो साउंड्स के माध्यम से बातचीत करना शुरू कर देता है ना। और ये जो स्टेज रहती है लगभग 12 महीने तक रहती है, 12 मंथ तक बच्चा रो करके, कूजन करके, बबला करके अपनी बात रखता है। इसमें बच्चा अपने आसपास जो साउंड हो रहा है, जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, उन्हें दोहराने की कोशिश करता है। अगर आप जो बोल रहे हैं उसको बोलने की वो कोशिश करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आएंगी, प्री लिंग्विस्टिक स्टेज में आएंगी। ठीक है, लिंग्विस्टिक में तो फिर बच्चा बोलने लग जाता है। अब है जैसे पॉइंट एक्सप्रेसिव, अभिव्यक्ति परक क्या होता है। इस स्टेज में बालक अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, उसकी इच्छाएं, उसको शब्दों में प्रकट करने लगता है। जैसे मुझे दूध चाहिए, मैं बाहर जाना चाहता हूं, मैं खेलना चाहता हूं, मैं टीवी देखना चाहता हूं, मैं थोड़ी देर मोबाइल देखना चाहता हूं। तो यहाँ पे बच्चा अपनी बात, अपने विचार, अपनी भावना रखने लग जाता है। फिर है रेफरेंशियल क्या होता है। इसमें बालक किसी भी वस्तु को या किसी भी व्यक्ति को देख करके उसको बाय नेम बुलाने लगता है, उसको बाय नेम, यानी कि उसको नाम लेकर के उसको बुलाने लग जाता है। जैसे गेंद देख करके कह देगा कि गेंद, माँ को देख करके कह देगा माँ। ठीक है, चाचा को देख करके कह देगा चाचा, या और कोई चीज। यहाँ पे फोन हम लोग घर में आजकल खूब यूज करते हैं, तो बच्चा फोन को देखकर फोन कह देगा, मोबाइल कहते हैं तो मोबाइल कह देगा। तो यहाँ पे बच्चा किसी भी चीज को, व्यक्ति को नाम लेकर के बुलाने लग जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो रोना, कूजन, बबलाना, ये प्री लिंग्विस्टिक स्टेज के अंतर्गत आते हैं। हमने इसके 4 ऑप्शंस आपको क्लियर कर दिए। आप बहुत कंसंट्रेट होकर के हमारी बात को सुनते रहिएगा, पेन कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा, तो आप चीजों को साथ में नोट भी करते चलेंगे। ठीक है, हम सिर्फ राइट आंसर बता दें और उसको एक्सप्लेन कर दें ऐसा नहीं। जो ऑप्शन गलत है वो क्यों गलत है ये भी आपको समझा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि गर्वित अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों से हिंदी में बातचीत करता है। पॉइंट को समझिए, जो गर्वित है वो क्लास में जो उसके दोस्त लोग हैं उनसे वो हिंदी में बातचीत करता है, लेकिन जब टीचर उसे बुलाते हैं तब वो तुरंत अंग्रेजी में उत्तर देता है। ये किसका उदाहरण है। ये कोड मिश्रण हो रहा है, ये बोलियां हैं, ये सामाजिक भाषिक है, या कोड अंतरण, कोड स्विचिंग है। प्यारे दोस्तों, जब हम एक लैंग्वेज से सीधा दूसरी लैंग्वेज में स्विच कर जाते हैं, एक लैंग्वेज से सीधा दूसरी लैंग्वेज में स्विच कर जाते हैं, तो ये कोड स्विचिंग होता है, ये कोड अंतरण होता है। आई बात समझ में क्या होता है। ये कोड अंतरण होता है कि भाई जैसे एटमॉस्फेयर चेंज हुआ हमने तुरंत उसमें स्विच कर लिया। अपने साथी से तो हम हिंदी में बात कर रहे थे, टीचर ने आवाज दी, टीचर ने क्वेश्चन पूछा, हमने तुरंत इंग्लिश में उस बात का आंसर दिया, हमने तुरंत लैंग्वेज में स्विच कर दिया। ये क्या होता है, ये कोड अंतरण होता है, ये कोड स्विच होता है, जिसमें हम पूरी तरीके से भाषा में चेंजेस ले आते हैं। ओके, इतनी बात होती है क्लियर। अच्छा, कोड मिश्रण का मतलब ये होता है कि जब हम दो भाषाओं के शब्द मिला करके बोल देते हैं। हम लोग अक्सर बोलते हैं, जैसे बच्चे बोलते हैं कि मैंने होमवर्क कर लिया। क्या मैंने होमवर्क कर लिया, होमवर्क कर लिया। अब इसमें हमने हिंदी भी मिलाई हुई है, इंग्लिश भी मिलाई हुई है। जहां हम दो भाषाओं को मिला करके बोलते हैं उसको कोड मिक्सिंग कहा जाता है, कोड मिश्रण कहा जाता है। बोलियां क्या होती हैं सर, देखिए बोलियों को इंग्लिश में डायलेक्ट्स कहते हैं, डायलेक्ट्स DIALECTS। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, बोलियों का मतलब ये होता है कि जैसे किसी भी भाषा का जो क्षेत्रीय रूप है, जो एक क्षेत्र विशेष में बोली जा रही है, या जो उसका सामाजिक रूप है, जो वहां समाज में रहने वाले लोग जो उस भाषा को बोल रहे हैं उसको बोलियां कहते हैं। जैसे अवधी भाषा, ब्रज भाषा, भोजपुरी, खड़ी बोली, हरियाणवी, ये सभी हिंदी की बोलियां हैं। आई बात समझ में। ठीक है, लेकिन जब भाषा का प्रयोग व्यापक और सार्वजनिक होता है
समझिए पॉइंट को, जो भाषा होती है, जैसे हम नॉर्मल, जैसे जो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, इसका प्रयोग व्यापक स्तर पर होता है, सार्वजनिक होता है, जबकि जो बोली होती है इसका प्रयोग किसी सीमित क्षेत्र तक, एक लिमिटेड एरिया तक ही होता है, या कोई खास समुदाय ही इसका प्रयोग करता है। जैसे हरियाणा के लोग हरियाणवी बोलते हैं, ठीक है, और जो भोजपुरी बोलते हैं, ब्रज भाषा बोलते हैं, अवधी बोली जाती है, ठीक है। तो अच्छा, अगर अब जैसे कोई भी बोली है, भाषा कैसे बनती है? अब जैसे कोई भी बोली है, मैं समझा दूं थोड़ा, कोई भी बोली है, बोली से वो भाषा कैसे बनेगी, ये कैसे बनेगी? कोई भी बोली का मौखिक रूप जब व्यापक, एक बड़ा इंपॉर्टेंस उसका हो जाता है और उसको, उसका साहित्य लिखा जाने लगे, तब वो भाषा में जाती है। जब इसी बोली का विस्तृत रूप हो जाए, इसका साहित्य लिखा जाने लगा है ना, लगे, और इसका लिटरेचर हम लिखने लग जाएं, तो वो फिर भाषा के रूप में आ जाएगी, जब उसको बड़े लेवल पे आ जाएगी तो, ठीक है। ओके, इतनी बात हो गई क्लियर। अब अच्छा पॉइंट है, सामाजिक भाषिक क्या होता है? सोशियोलिंग्विस्टिक। सोशियोलिंग्विस्टिक इसको इंग्लिश में कहते हैं सामाजिक भाषिकता। सोशियोलिंग्विस्टिक ये एक प्रकार का अध्ययन होता है, ये एक स्टडी होती है, ठीक है, जो ये देखने का काम करता है कि भाषा का प्रयोग समाज में कैसे और क्यों बदलता है, किसी भी भाषा का प्रयोग समाज में कैसे और फिर क्यों बदलता है, और ये ऐसे कौन से सामाजिक कारक हैं जिनका भाषा पर सामाजिक प्रभाव पड़ रहा है। ये भाषा और समाज के बीच जो संबंध होता है उसको दिखाता है, जैसे जाति, वर्ग, लिंग, इन सब का भाषा पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे प्रभाव पड़ता है, वो सब चीज देखता है। जैसे हमने इसमें यूज किया लिंग शब्द, है ना। अब लिंग का कैसे भाषा पर प्रभाव पड़ता है? जैसे जो लड़कियां होती हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं लड़कियां बोलती हैं, ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं वो सिर्फ लड़के ही यूज करते हैं, और लड़कियां जब भाषा बोलती हैं उनके शब्दों में एक मधुरता नजर आती है, और लड़कों की शब्दों में कुछ कठोरता नजर आती है। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं दोनों का प्रभाव पड़ता है भाषा पर, यह सामाजिक भाषिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हिंदी में बातचीत कर रहा है, अंग्रेजी में स्विच कर जाता है, तो ये कोड अंतरण होगा, कोड स्विचिंग होगा। जब आप दो भाषाओं के शब्द मिलाकर बोलेंगे तो कोड मिश्रण हो जाएगा। किसी खास समुदाय में अगर कोई क्षेत्र में भाषा बोली जा रही है तो वो बोली हो जाएगी। इतनी बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। और 4th नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कौन सा पॉइंट है जिसकी बात वाइगोत्स्की नहीं करते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया, अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो वाइगोत्स्की का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल इंटरेक्शन। ये तो इसी में तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों का जो मेंटल डेवलपमेंट है, जो संज्ञानात्मक विकास है, वो समाज के साथ अंतःक्रिया करने से ही होता है। समाज के साथ जब तक बच्चा लोगों से बातचीत नहीं करेगा, इंटरेक्ट नहीं करेगा, तब तक उसका जो है संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा। तो ये तो पॉइंट है वाइगोत्स्की का, वाइगोत्स्की इसकी खूब बात करते हैं। सहारा देना, स्कैफोल्डिंग यानी कि जब बच्चा किसी सवाल में फंस रहा है, उसको एक टेम्पररी हेल्प दी जा रही है, वो स्कैफोल्डिंग होता है, ठीक है। जब कोई अनुभवी व्यक्ति, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, टीचर हो गया, हमारा कोई कुशल साथी हो गया, है ना, वो जब बच्चा कुछ नया सीख रहा है तो उसको सीखने में धीरे धीरे ये सहायता देते हैं, इसी को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। ये भी भाई इसी का पॉइंट है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र, ZPD का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये भी वाइगोत्स्की ने ही दिया है। बच्चा एक काम अकेले कर रहा है, एक काम बिल्कुल नहीं कर पा रहा है, और दूसरा काम यहाँ पे जब कोई हेल्प कर दे तो वो काम कर ले रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसको ZPD कहते हैं, यानी कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये तीनों ही पॉइंट किसके हो गए? वाइगोत्स्की के। चौथा देख लो भाई, भाषा अर्जन उपकरण, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसको कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये जो पॉइंट है वो नॉम चॉम्स्की का है। किसका है? नॉम चॉम्स्की का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट नॉम चॉम्स्की का, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाषा की बात तो वाइगोत्स्की भी करते हैं, लेकिन ये जो भाषा अर्जन उपकरण की बात हो रही है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैड की बात हो रही है, इसकी बात करेंगे नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की का विचार है, ये इनका सिद्धांत कहता है कि बच्चों में जन्म से ही एक लैड नामक डिवाइस उनके मस्तिष्क में फिट होती है, जिसके माध्यम से बच्चा भाषा को सीखता है।
यानी भाषा अर्जन करने का एक उपकरण, एक टूल, एक डिवाइस आपके दिमाग में भगवान ने पहले से डाली है। उसी के माध्यम से आप लैंग्वेज को एक्वायर करते हो, सीख पाते हो, प्राप्त कर पाते हो। ठीक है, तो ये वाइगोत्स्की का नहीं, नॉम चॉम्स्की का पॉइंट है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखिएगा। पॉइंट क्या कहता है कि अपने फोन की संपर्क सूची में किसी का फोन नंबर आप ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये स्कैनिंग होगा, बहुत बारीकी से पढ़ेंगे आप, सर्वे करेंगे या समीक्षा करेंगे या फिर सरसरी तौर पर पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे जब हम अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में किसी का फ़ोन नंबर ढूंढ रहे होते हैं तो हम बारीकी से पढ़ रहे होते हैं, इसको स्कैन कर रहे होते हैं। मतलब जब हमें कोई विशेष जानकारी चाहिए होती है, जब हमें कोई विशेष स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जैसे किसी का नाम, कोई नंबर, कोई तारीख अगर हम ढूंढ रहे हैं तो हम वहाँ पे थोड़ा तेज़ी से खोजने का प्रयास करते हैं। तेज़ी के साथ साथ बारीकी भी हमारी इसमें होती है। ठीक है, यहाँ आपको जानकारी जल्दी चाहिए, सटीक चाहिए। जल्दी मतलब तेजी भी है और विशेष जानकारी भी चाहिए, तो हम यहाँ पे बारीकी से पढ़ेंगे। क्या करेंगे? बारीकी से पढ़ेंगे। ठीक है, और जैसे अखबार न्यूज़पेपर आया है, उसमें अगर आपको किसी का, जैसे ट्रेन है, ट्रेन का समय ढूंढना है तो उसको भी आप डीपली ही ढूंढेंगे और तेज नज़र से ढूंढेंगे। ठीक है, इसलिए कॉन्टेक्ट लिस्ट में फ़ोन नंबर ढूंढना बारीकी से पढ़ना हो जाएगा। सर्वे का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है किसी पूरे पाठ का एक झलक देख लेना। कोई चैप्टर है, उसकी हेडिंग्स या डायग्राम्स वगैरह देख लिया आपने, बात खत्म, वो सर्वे होता है। रिव्यू का मतलब है कि जैसे पहले से पढ़ी हुई जो भी जानकारी है, जो पहले से पढ़ा हुआ चैप्टर है, उसको दोबारा पढ़ना और फिर उसका एनालिसिस करना। चैप्टर को दोबारा पढ़ना, फिर उसका एनालिसिस करना, फिर उसका क्या करना? एनालिसिस, विश्लेषण करना, ये समीक्षा हो जाएगा। सरसरी तौर पर कहाँ पढ़ेंगे? स्किमिंग कहाँ करेंगे? इसका मतलब है कि चैप्टर को तेजी से ऊपर पढ़ लेना, ताकि आपको उसका मुख्य जो मेन थॉट है वो मिल जाए। यानी कि अगर हमको चैप्टर की समरी हमें लिखनी है तो हमने चैप्टर को क्या कर लिया, फटाफट से सरसरी तौर पर उसको पढ़ लिया, फिर उसकी सारांश हमको मिल गया। यानी कि चैप्टर क्या कहना चाह रहा है, मेन पॉइंट क्या है, इसकी मेन बात क्या है, वो हमने पकड़ ली, बात खत्म। ये होता है सरसरी तौर पर पढ़ना, फिर हम इसकी सारांश आराम से निकाल लेंगे। इतनी बात हो गई क्लियर? ठीक है, यानी कि अगर आप फोन नंबर ढूंढ रहे हैं तो आप स्कैन करेंगे, ओके, और पाठ को बस एक थोड़ी झलक देखनी है आपको बस एक बार, तो आप उसका सर्वे करेंगे। समीक्षा कब करेंगे? जब दोबारा गहराई से पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आप उसका समीक्षा करेंगे। सरसरी तौर पर पढ़ेंगे यानी कि स्किमिंग करेंगे, केवल मेन पॉइंट्स को जानने के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर सरसरी तौर पर स्किमिंग करेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। अगला पॉइंट आपका कहता है कि बच्चों को नए शब्दों के अर्थ सीखने के स्थान पर उन्हें संदर्भ में नए शब्द देने का क्या परिणाम हो सकता है? पॉइंट को समझिए। प्रश्न कहता है कि बच्चों को नए शब्दों के अर्थ सीखने के स्थान पर नए शब्दों के अर्थ सीधे सिखाने की बजाय अगर उन्हें संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में नए शब्द दिए जाएं तो उसका क्या असर होगा? मतलब क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नए शब्दों के अर्थ सिखाने की वजह, मान लीजिए हमें कोई नया शब्द बच्चों को सिखाना है, हमें नया शब्द बच्चों को सिखाना है संघर्ष, ठीक है, और हम इसको कहते हैं कि बेटा संघर्ष का मतलब है कठिनाई से लड़ना, ठीक है, या मेहनत करना, ठीक है। ये क्या होगा कि हम संघर्ष को सीधे अर्थ बता देंगे। शब्दों के अर्थ सीखने के स्थान पर नए शब्द, नया शब्द संघर्ष, अगर हम इसका सीधे अर्थ बता देंगे कि संघर्ष का मतलब होता है मेहनत, परिश्रम, कठिनाई से लड़ना, तो बच्चा क्या करेगा? इसको रटेगा कि हमने सीधा अर्थ इसका बता दिया। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सीधे अर्थ ना बताओ। क्या कह रहा है? सीधे अर्थ ना बता करके उन्हें कॉन्टेक्स्ट में नए शब्द देंगे अगर आप, तो क्या होगा? कॉन्टेक्स्ट में नए शब्द देने का मतलब ये होता है कि जैसे हमने कोई सेंटेंस लिख दिया, कोई कहानी लिख दी, उसमें उस शब्द का यूज कर दिया, वहां से बच्चा उस शब्द को सीखे, वो ज्यादा बेहतर है। जैसे हमने कह दिया, हमने एक सेंटेंस लिख दिया कि राजू बहुत गरीब था, लेकिन हमने एक सेंटेंस लिख दिया कि राजू बहुत गरीब था, लेकिन उसने मेहनत और संघर्ष से पढ़ाई की। हमने उसने मेहनत और
संघर्ष से पढ़ाई की, ठीक है, पढ़ाई पूरी की या पढ़ाई की, ठीक है। अब यहाँ बच्चा क्या करेगा, खुद अनुमान लगाएगा कि यहाँ पे संघर्ष का क्या मतलब हो सकता है। ये हो गया कि हमने संदर्भ में नए शब्द का प्रयोग कर दिया, ठीक है। डायरेक्ट हम जैसे बच्चों को नए शब्दों के अर्थ सिखाने के स्थान पर, यानी कि नए शब्द का अर्थ संघर्ष का अगर सीधे अर्थ बता देते तो बच्चा रटने का प्रयास करता, हमने उसको एक सेंटेंस में यूज कर दिया, ठीक है। राजू बहुत गरीब था लेकिन उसने मेहनत और संघर्ष से पढ़ाई की। इसका मतलब बच्चा समझ जाएगा कि संघर्ष का मतलब यहाँ पे बड़ा कठिन परिश्रम रहा होगा उसका, है ना। तो आपको जो पॉइंट है, जो भी शब्द है, उसका अर्थ वो खुद निकालने का प्रयास करेगा, ठीक है। यानी कि सवाल हमसे कह रहा था कि हम बच्चे को शब्द का मतलब सीधे ना बताएं, बल्कि उसे ऐसा सेंटेंस दें जिसमें वो शब्द नेचुरली यूज हुआ हो। तो इसका क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा? क्या ये चीज़ बच्चों को भ्रमित करेगी या शब्द की बेहतर समझ बनाने में मदद करेगा, व्याकरण को समृद्ध करेगा या फिर समय की बर्बादी होगी? ये बच्चे को भ्रमित नहीं करेगा, ये शब्द की बेहतर समझ बनाने में हेल्प करेगा। जब बच्चा सेंटेंस में उस शब्द को देखेगा, कोई इमेज, कोई पिक्चर बनी है उसमें उस शब्द को देखेगा तो खुद अनुमान लगाएगा, उसकी समझ बेहतर हो जाएगी। व्याकरण इसमें नहीं सही होगी, समय की बर्बादी भी नहीं होगी। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे राइट हो जाता है कि भाई जब हम सेंटेंस में यूज़ कर देंगे तो इससे बच्चे को उस शब्द की बेहतर समझ बनाने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो शब्द को सिर्फ रटेगा नहीं बल्कि महसूस करेगा, अपने आप उसको अनुभव करेगा, ठीक है। जैसे अगर हम बच्चे को एक सेंटेंस, एक शब्द और ले लें, हमने कह दिया सहयोग, ठीक है। सहयोग का मतलब होता है मदद करना। हमने बच्चों को क्या सिखा दिया? सहयोग का मतलब होता है मदद करना। ये क्या हो गया? ये हमने नए शब्द का अर्थ सीधे सिखा दिया। लेकिन अगर हम यहीं पे सेंटेंस चेंज कर दें, हम इसको पूरा सेंटेंस लिख दें कि मान लीजिए जैसे राधा लिख दें हम, राधा ने परीक्षा की तैयारी में रीता का सहयोग किया, तो यहाँ बच्चा समझेगा कि यार रीता का सहयोग किया, सहयोग का मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो खुद अनुमान लगाएगा कि शायद सहयोग का मतलब यहाँ पे हेल्प करना हो गया, मदद करना हो गया, ठीक है। तो जब बच्चे को संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में नया शब्द दिया जाता है तो वो उसे अधिक गहराई से समझता है, सिर्फ याद नहीं करता। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा ज़्यादा समझाने का प्रयास करता हूँ, इसलिए टाइम लग जाता है। लेखन का वह कौन सा प्रकार है जिसमें राइटर अक्सर खुद को एज अ कैरेक्टर या कभी कभी नहीं भी के रूप में प्रस्तुत करता है और वृत्तांत सुनाता है? ये व्याख्यात्मक होगा, एक्सपोजिटरी, ये प्रत्यक्षकारी होगा, ये वर्णनात्मक होगा या वृत्तांतात्मक होगा, नैरेटिव होगा। अब यहाँ पे अगर आप इन चारों को बढ़िया से जानते हैं, आपने इनको पढ़ा है, तो आप आंसर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। आइए इसको मैं विधिवत तरीके से आपको समझा देता हूँ, एक एक करके आपको हम इसको पढ़ा देते हैं। इसको हमने अलग थ्योरी में लिख दिया है। अच्छा, पहले प्रश्न का आंसर आपको बता दें, फिर आगे चलते हैं। तो प्रश्न कहता है कि लेखक का वह कौन सा प्रकार है जिसमें जो राइटर है वो अक्सर खुद को एक पात्र के रूप में प्रस्तुत करता है और वृत्तांत सुनाता है, और कभी कभी वो अपने आप को एज अ कैरेक्टर नहीं भी दिखाता, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो लेखक स्वयं को एक पात्र की तरह प्रस्तुत कर रहा है, दूसरा घटना या कहानी को सुना रहा है। तो साफ रूप से यहाँ पे क्या कर रहा है? वृत्तांत सुना रहा है, तो वृत्तांतात्मक से इसको जोड़ देंगे। कोई वृत्तांत सुना रहा है तो वृत्तांतात्मक से इसको जोड़ देंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा नैरेटिव राइटिंग, ठीक है। अब इसको हम लोग पहले समझते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन का आंसर हमारा वृत्तांतात्मक लेखन था, ठीक है, जिसको हम नैरेटिव राइटिंग कहते हैं। कैसे सही है ये? वृत्तांतात्मक लेखन वो लेखन होता है जिसमें लेखक, जो राइटर है, वो किसी भी घटना, कोई भी कहानी या अनुभव को क्रमबद्ध ढंग से सुनाता है, एक सीक्वेंस में सुनाता है, ठीक है। यानी इसमें एक शुरुआत होती है, बीच में घटनाएं होती हैं, फिर उसका एक अंत होता है। प्यारे दोस्तों, इसको लिख लीजिए, रट लेना इसको, ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे। तो नैरेटिव राइटिंग में क्या है कि लेखक कहानी को लिखेगा, उसमें अपने आप को एज अ कैरेक्टर दिखा भी सकता है, नहीं भी दिखा सकता है, ठीक है। उसमें अपने घटना, कहानी, अनुभव को एक सीक्वेंस में सुनाएगा, है ना। जो भी लेखन है उसका एक शुरुआत होगी, बीच में घटनाएं होंगी, फिर उसका अंत होगा। इसकी विशेषताएं क्या है? नैरेटिव राइटिंग की विशेषता, इसका उद्देश्य होता है कहानी या घटना को सुनाया जाए, ठीक है। कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें व्यक्ति या लेखक खुद भी शामिल एज अ कैरेक्टर होता है, अपने आप को वो एज अ कैरेक्टर रख देता है। सीक्वेंस की बात करें तो चीज़ें एक क्रम में होती हैं,
पहले इसकी शुरुआत होती है, फिर बीच में पॉइंट्स डाले जाते हैं, घटनाएं, फिर अंत होता है। भावनाओं की बात करें तो इसमें जो भी कैरेक्टर्स हैं उनके इमोशंस, उनका एक्सपीरियंस, उनकी सोच, सब कुछ इसमें व्यक्त किया जाता है। संवाद की बात करें तो बोलचाल या संवाद भी इसमें हो सकता है। अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे विषय है मेरी पहली ट्रेन यात्रा। तो अब इसमें राइटर कहता है कि मैं सुबह 5 बजे उठा, बहुत उत्साहित था क्योंकि वह मेरी ज़िंदगी की पहली ट्रेन यात्रा थी। स्टेशन की भीड़, सीट पर बैठने की बेचैनी और ट्रेन के चलने की आवाज़, सब कुछ नया था। रास्ते में मैंने खिड़की से बाहर खेतों और पेड़ों को निहारा, वह अनुभव आज भी याद है। ये नैरेटिव राइटिंग है क्योंकि इसमें एक व्यक्तिगत अनुभव है कि वो सुबह 5 बजे उठता है, ट्रेन की सफ़र करता है। इसमें उसका खुद का वो अनुभव दे रहा है कि मैं कैसे वहाँ की भीड़ देख रहा था, सीट पर बैठने की बेचैनी थी, ट्रेन के चलने की आवाज़ मुझे सुननी थी। व्यक्तिगत अनुभव को कहानी की तरह उसने सुनाया है और इसमें समय का क्रम भी है, घटनाएं भी हैं, भावनाएं भी हैं, है ना, कि मैं खिड़की से बाहर खेतों को, पेड़ों को निहारता रहा, वो अनुभव मुझे आज भी याद है। ठीक है, और समय का क्रम भी है कि मैं 5 बजे उठा। ठीक है, घटनाएं, मुझे स्टेशन की भीड़ थी, सीट पर बैठने की बेचैनी थी, ये सब कुछ इसमें शामिल है। ओके, तो अब यहाँ पे ये उपयोग कहाँ कहाँ होता है नैरेटिव राइटिंग का? जब आप कहानी लिख रहे हो, कोई काल्पनिक कहानी या कोई सच्ची कहानी लिख रहे हो, वहाँ भी आप नैरेटिव राइटिंग का, वर्णनात्मक लेखन का यूज़ करते हैं। अगर आप कोई बायोग्राफी, कोई जीवनी लिख रहे हैं, किसी के जीवन की घटना आप लिख रहे हैं, वहाँ भी नैरेटिव राइटिंग का यूज होता है। निबंध लिख रहे हैं, जैसे एक यादगार दिन या एक दुर्घटना, डायरी लिख रहे हैं, रोज़ की घटना या अनुभव, वहाँ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि रोज़ जो हम डायरी लिखते हैं उसमें भी एक समय का सीक्वेंस होता है। मैं इतने बजे उठा, इतने बजे खाना खाया, इतने बजे लेटने आया। ठीक है, बीच में क्या क्या घटनाएं हुई और फिर इसका अंत कैसे हुआ, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो ये होता है हमारा नैरेटिव राइटिंग। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा एक्सपोजिटरी राइटिंग। क्या होती है सर? एक्सपोजिटरी, जिसको हम कहते हैं व्याख्यात्मक लेखन। ये ऐसा लेखन होता है जिसमें लेखक किसी भी सब्जेक्ट को फैक्ट यानी तथ्यों, उदाहरणों और स्पष्टीकरण के साथ साफ और तटस्थ तरीके से समझाता है। इसमें जो राइटर है वो किसी भी टॉपिक को फैक्ट के आधार पर एग्जाम्पल्स दे करके, क्लैरिफिकेशन के साथ साथ बहुत क्लियर तरीके से चीज़ों को समझाता है, न्यूट्रल तरीके से। इसमें राइटर की भावनाएं या उसकी राय नहीं होती, केवल जानकारी और व्याख्या होती है, सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये लेखन कब और कहाँ उपयोग होता है? व्याख्यात्मक लेखन देखिए, ये आपका किताबों में यूज होता है। जैसे जल चक्र क्या है ना? अब जल चक्र क्या है, जब हम ये पढ़ा रहे होंगे कि वाटर साइकिल क्या है, तो इसमें हम फैक्ट भी देंगे, इसमें हम बच्चों को एग्जाम्पल भी देंगे और पूरी तरीके से क्लैरिफिकेशन भी देंगे, साफ साफ और तटस्थ यानी न्यूट्रल तरीके से बच्चों को हम इसमें समझाएंगे। जल चक्र में इसमें राइटर की क्या भावना है, क्या राय है, वो अपनी राय इसमें नहीं रख सकता। वाटर साइकिल का जो सिद्धांत है, जो भी थ्योरी है, जो भी इसमें तथ्य होंगे, फैक्ट होंगे, उदाहरण होंगे, स्पष्टीकरण, सब कुछ क्लियर होगा। इसमें राइटर की कोई भावना, राय नहीं ली जाएगी। अगर हम निबंध लिख रहे हैं किसी सामाजिक या वैज्ञानिक विषय पर जानकारी देने के लिए, जैसे प्लास्टिक प्रदूषण और उसका क्या प्रभाव है, ये भी फैक्ट बेस होगा, इसमें भी लेखक की कोई राय की जरूरत नहीं है। अगर हम समाचार पत्र लिख रहे हैं तो इसमें भी जो घटना जैसी हुई है उसको एज इट इज लिखते हैं, उसके पीछे के कारण क्या है, विवरण, ये सारा विवरण दिया जाता है। ठीक है, इसमें राइटर की भावना, राय की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब जैसे व्याख्यात्मक लेखन का कुछ लक्षण होते हैं, जैसे इसका उद्देश्य होता है जानकारी देना या चीज को समझाना। वाटर साइकिल हम क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं, हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। प्रदूषण क्या है, हम उसको समझा रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये सीधा, स्पष्ट और फैक्ट बेस्ड होता है, इसमें लेखक की राय नहीं मांगी जाती। सॉरी, जैसे हम वायु प्रदूषण पढ़ा रहे हैं, वायु प्रदूषण का एक टॉपिक लेते हैं कि वायु प्रदूषण तब होता है जब हानिकारक गैसें, धूल और धुएं वायुमंडल में मिल जाते हैं। इसके प्रमुख कारणों में वाहनों से निकलने वाला धुआं, उद्योगों का उत्सर्जन और खेतों में पराली जलाना, ये सब कुछ शामिल है। इस वजह से वायु प्रदूषण होता है। इसमें कोई कहानी तो है नहीं, बस तथ्य दिए गए हैं कि ये गैसें हानिकारक हैं और ये वायुमंडल में मिल जाती हैं, प्रमुख कारण उसके दिए गए हैं और विषय को इसमें समझाया गया है। तो ये कोई कहानी नहीं है। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि क्या होता है व्याख्यात्मक लेखन, जिसमें सिर्फ
उदाहरणों के माध्यम से इंफॉर्मेशन दी जाती है, चीज़ों को समझाया जाता है, फैक्ट बेस्ड होता है ये। अब होता है प्रत्यक्षकारी लेखन, जिसको पर्सुएसिव राइटिंग कहते हैं। ये क्या होता है सर? देखिए क्वेश्चन में ये चीज़ें आ गई तो मैं आपको समझा रहा हूँ और बेहतर तरीके से समझिएगा। प्रत्यक्षकारी लेखन, पर्सुएसिव राइटिंग, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। जो मैं 4 पॉइंट आपको बताऊंगा, ये क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, यहाँ से एक प्रश्न आपको जरूर लिखे मिलेगा। पर्सुएसिव राइटिंग, प्रत्यक्षकारी लेखन, ये ऐसा लेखन होता है जिसका उद्देश्य होता है पाठक को किसी विचार, पाठक कौन है? जैसे सामने पढ़ने वाला। अगर ये राइटर की किताब है तो आप उस किताब को पढ़ रहे हैं तो आप पाठक हो गए, आप रीडर हो गए। या किसी का भी विचार है, आप उस विचार को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो आप पाठक हो गए। पाठक को किसी विचार, किसी दृष्टिकोण या पॉइंट ऑफ व्यू या कार्यवाही के लिए राजी करना, कि मैं आपको अपने विचार से राजी कर लूं, जो मेरा थॉट है मैं उससे आपको राजी कर लूं, आप मेरे थॉट से सहमत हो जाएं। ये इसमें कोशिश रहती है प्रत्यक्षकारी लेखन में। इसमें राइटर ऐसे ही राइटिंग करता है, ऐसा लिखता है कि सामने वाला उसके बात से, उसके विचार से सहमत हो जाए, राजी हो जाए, यानी कि मान जाए। इसमें लेखक तर्क, भावनाएं, उदाहरण देकर यह कोशिश करता है कि पढ़ने वाला उसकी बात से सहमत हो जाए। ठीक है, इतनी आसान भाषा में कहीं लिखा नहीं मिलेगा, बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। अब ये जो प्रत्यक्षकारी लेखन है, इसकी विशेषता यह है कि पाठक को मना लेना या अपनी बात से प्रभावित करना। इसमें लेखक अपनी राय खुल करके देता है। इसमें तर्क और उदाहरण का इस्तेमाल होता है और राय को मजबूत करने के लिए। हम अपनी बात अगर मजबूत करना चाहते हैं, अगर आप हमारी बात पर विश्वास करेंगे तो उसके लिए मुझे कुछ तर्क देने होंगे, एग्जाम्पल्स देने होंगे, तभी आप मेरी बात से सहमत हो पाएंगे। जनरली मैं कोई बात बोल दूंगा, आप नहीं सुनेंगे, लेकिन उसके पीछे अगर मैं कोई तर्क दूंगा, कोई लॉजिक होगा बात के पीछे, कोई एग्जाम्पल होगा उसके पीछे, तो आप उस बात से मेरे को क्या करेंगे? एग्री करेंगे आप मेरी बात से। तो ये होती राइटर की कोशिश। इसमें इमोशंस भी होते हैं, अक्सर किया जाता है प्रभाव बढ़ाने के लिए। अगर मैं अपनी बात का प्रभाव आप पर बढ़ाना चाहता हूं तो उसमें इमोशंस भी डाल सकता हूं। संरचना क्या होती है कि इसमें प्रस्तावना भी होता है, तर्क भी होता है, लॉजिक होता है, रीजंस होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं और एक निष्कर्ष भी उसका निकाला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे प्लास्टिक पर प्रतिबंध क्यों जरूरी है, ये हमारा टॉपिक है। अब इसमें प्रत्यक्षकारी लेखन का अंश कैसे है? देखिए, हमें प्लास्टिक का उपयोग बंद करना ही होगा, बंद करना ही होगा, ये हमारा विचार है। अब मैं इस विचार से आपको सहमत करूंगा, कैसे? यह न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। हमने आपको भी इसमें शामिल कर लिया कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। आप सोचिए, हर साल लाखों पशु प्लास्टिक खाकर मर जाते हैं। अगर हम अभी नहीं सुधरे तो भविष्य में बहुत देर हो जाएगी। यहाँ पे हमने क्या किया? एग्जाम्पल भी दिया कि पशु प्लास्टिक खाकर मर रहे हैं, हमने लॉजिक भी दिया कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिर्फ पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचा रहा, हमारे लिए भी खतरनाक है। ठीक है, तो हम अगर अभी नहीं सुधरेंगे तो भविष्य में बहुत देर हो जाएगी। यहाँ लेखक सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा है कि प्लास्टिक क्यों खराब है, वो आपको मनाने की कोशिश कर रहा है कि प्लास्टिक पर प्रतिबंध जरूरी है, नहीं तो हम आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। ये होता है प्रत्यक्षकारी लेखन। क्या होता है? ये होता है प्रत्यक्षकारी लेखन। अब जैसे इसके उदाहरण कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? जो प्रत्यक्षकारी लेखन है, इसका उदाहरण आपको जैसे जो विज्ञापन होते हैं, विज्ञापन जैसे आपको ऐड दे दिया, ये साबुन आपकी त्वचा को निखारेगा, आज ही खरीदें। अब इसमें सामने वाला आपको अपनी बात से सहमत कर रहा है कि ये आपकी त्वचा को निखार देगा, आप गोरे चिट्टे हो जाओगे भले कालिया हो, ठीक है, आज ही खरीद लो। तो ये सामने वाला, तो ये जो जिसका विचार है, जिसका ये थॉट है, वो अपनी थॉट से आपको सहमत करना चाह रहा है। राजनीतिक भाषण, नेता लोग क्या करते हैं? हमें बदलाव चाहिए, इस बार वोट दीजिए, हमें बदलाव चाहिए, 60 साल से बदलाव नहीं हुआ, आज इनको बदलाव चाहिए, हमें वोट दीजिए, इस बार वोट दीजिए। तो अपनी बात से आपको मना रहा है। जैसे कोई अपील हो गई किसी मुद्दे पर जन समर्थन पाने के लिए भी हम ऐसी बात रखते हैं कि सामने वाला हमारी बात से सहमत हो जाए। ये होता है पर्सुएसिव राइटिंग। अब जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है और जो पहला हमने पढ़ा था वृत्तात्मक राइटिंग, नैरेटिव राइटिंग, ये कुछ मिलते जुलते हैं। ठीक, कैसे मिलते जुलते हैं देखिए, समझिए, डीप में समझिए। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सबसे पहले हमने नैरेटिव राइटिंग पढ़ा था। वर्णनात्मक लेखन में क्या होता है कि ये लेखन किसी दृश्य, कोई देखा हुआ, कोई इमोशन, कोई स्थान, कोई वस्तु या अनुभव का इतना सजीव और विस्तार पूर्वक चित्रण करता है कि पाठक को
पढ़ते समय, पढ़ने वाले को पढ़ते समय वो चीज़ अपने सामने दिखाई देने लग जाए। आप कहीं घूमने गए पहाड़ों में, वहाँ का दृश्य आप देख करके आए, अब उसको आप लिख रहे हैं और इस तरीके से लिख रहे हैं कि सामने वाला के अंदर वो इमेज बन जाए, है ना, चीज़ सामने दिखाई देने लग जाए। इसमें लेखक का उद्देश्य होता है कि पढ़ने वाले के मन में एक चित्र बनाना, ठीक है, ना कि तर्क देना या कोई कहानी नहीं बना रहा है, कहानी नहीं कह रहा है, वो जो दृश्य देख कर के आया है वो अपने शब्दों में बयां कर रहा है, सामने वाला उस इमेज को फील कर पाए, उसको देख पाए। वर्णनात्मक लेखन के लक्षण ये होते हैं, इसका उद्देश्य होता है कि कोई भी दृश्य, कोई भी वस्तु या भावना, उसका चित्रण करे। ये इंद्रियों का प्रयोग, देख करके, सुन करके, सूंघ करके, छू करके और चख करके, ये सारे अनुभव इसमें शामिल होते हैं। चित्रात्मक भाषा होती है। भाषा कैसी होती है? चित्रात्मक। इसमें उपमा, रूपक, विशेषण का यूज होता है। कोई कहानी इसमें जरूरी नहीं होती, ये जरूरी नहीं है कि इसमें कोई पात्र, कोई कैरेक्टर या कोई घटनाक्रम हो। एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया कि सूरज ढलते समय का एक दृश्य है, यानी कि सन सेट होने जा रहा है, वहाँ का एक दृश्य है और हम उसको एज ए शब्दों में हम उसको लिख रहे हैं। क्षितिज के उस पार डूबता सूरज मानो अंगारे सा चमक रहा था। आकाश के रंग सिंदूरी से नारंगी में बदलते जा रहे थे। पक्षियों का कलरव वातावरण को और मधुर बना रहा था और ठंडी हवा चेहरे को धीरे धीरे सहला रही थी। अब इसमें पढ़ने वाला कैसा भी हो उसको फील करेगा, है ना, क्या करेगा, इसको महसूस करेगा, उसके सामने की इमेज अपने आप बनती चली जाएगी। लिखा ही ऐसे शब्दों में है ये, तो यहाँ पे ये क्या है, ये वर्णनात्मक लेखन हो जाएगा। इसमें कोई कहानी तो है नहीं, बस एक देखा हुआ दृश्य है जिसको वो शब्दों में बयां कर रहा है और पढ़ने वाला वो दृश्य जरूर महसूस करेगा। कब और कहाँ होता है प्रयोग? इसका प्रयोग कविता में करते हैं, निबंधों में भी करते हैं, कहानियों में भी करते हैं और डायरी लिखते हैं उसमें भी करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे थे ये जो कुछ राइटिंग थी हमारी, ठीक है। इनको आई होप कि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा और इसकी जो पीडीएफ है वो हम अपने जो हमारा व्हाट्सअप चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसकी वहाँ पे इसकी पीडीएफ हम डाल देंगे, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने इसमें व्याख्यात्मक क्या होता है, प्रत्यक्षकारी क्या होता है, वर्णनात्मक क्या होता है, वृत्तांत, सब कुछ समझ लिया होगा। बस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम वृत्तांत के साथ में चले जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न हमको मिलेगा, आप चाहते हैं कि आपकी कक्षा के विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रतिभागिता दर्ज करें। आप ये चाह रहे हैं कि आपकी क्लास के जो बालक हैं वो अधिक से अधिक प्रतिभागिता दर्ज करें, यानी कि आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें वो सब अपने आप को शामिल महसूस करें कि हम भी इसमें इंक्लूड हैं, हम भी इसमें शामिल हैं, ठीक है। इस उद्देश्य के लिए आप किस विधि का अनुपालन करेंगे? आप डिस्कशन करेंगे ताकि सारे बच्चे उसमें शामिल हो पाएँ, आप डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, आप मॉडल रीडिंग करेंगे या फिर सस्वर काव्य पाठन करेंगे? क्या करेंगे ताकि हर बच्चा अपने आप को उसमें सहभागी बन पाए? देखिए, हम यहाँ पे करेंगे चर्चा विधि। क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। ये एक सहभागितापूर्ण विधि मानी जाती है जिसमें हर बच्चा अपने आप को सहभागी समझता है। इसमें हर बालक को बोलने का मौका मिलता है, अपने विचार रखने का मौका मिलता है, उसके पास कोई तर्क है तो वो तर्क देता है, कोई क्वेश्चन सामने वाला पूछ रहा है तो उसका उत्तर देने का अवसर उसको मिलता है। तो इसमें हर बच्चा कोशिश करता है कि मैं अपने विचार रखूं, सामने वाले की बात को सुनता है और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रश्न का आंसर देता है। इससे क्या होता है कि बच्चों की सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है, ठीक है। और ये जो मेथड है ये अधिकतम भागीदारी को प्रेरित करता है। क्या इसका मतलब है कि वो इसमें बच्चा अपने आप को इंक्लूड महसूस करता है, शामिल महसूस करता है, ठीक है। देखिए, ये ऑप्शन हो गया राइट। प्रदर्शन जो है ये गलत है। प्रदर्शन सर क्यों गलत है? डिमॉन्स्ट्रेशन क्यों गलत है? इसमें ये टीचर सेंटर्ड होता है। विद्यार्थी इसमें टीचर प्रदर्शित करता है, कोई चीज़ दिखा रहा है, बच्चे इसे देखते हैं लेकिन हमेशा उसमें एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट नहीं करते, एक्टिव नहीं होते उसके लिए, ठीक है। आदर्श पठन, मॉडल रीडिंग का मतलब होता है कि इसमें टीचर सिर्फ खुद पढ़ करके विद्यार्थियों को दिखाते हैं कि कैसे पढ़ा जाए। आदर्श पठन में टीचर खुद चैप्टर पढ़ रहा है, कोई पैराग्राफ पढ़ रहा है, बच्चों को ये दिखाने के लिए कि कैसे पढ़ा जाए। ये सीखने में हेल्पफुल तो है लेकिन इसमें हर बच्चा अपने आप को इंक्लूड नहीं करता है।
अब अगला आता है रिसाइटेशन, ये भी गलत है। रिसाइटेशन का मतलब होता है कि कोई भी कविता है उसको भावपूर्ण, बड़े भाव से, स्वर और सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ना है फिर सुनाना है, पढ़ना है या सुनाना है। ये एक अच्छी विधि मानी जाती है, लेकिन इसमें सभी बच्चों की बराबर भागीदारी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक प्रतिभागिता दर्ज करें, तो वो डिस्कशन सबसे बेस्ट है, चर्चा विधि सबसे बेस्ट है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। एक श्रोता, श्रोता मतलब यहाँ पे सुनने वाला है। क्वेश्चन बड़ा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा भाई, इस प्रश्न में लगेगा टाइम, आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा, एक एक शब्द को सुनते जाइएगा। एक श्रोता एक सुनने वाला है, किसी बात को सुनते समय विशेष या सूक्ष्म विवरण को सुनता है, किसी विशेष विवरण को, कोई छोटी छोटी बातों को सुन रहा है। और समश्रोती शब्दों कॉग्नेट्स और शब्द क्रम प्रतिमानों की पहचान करता है। ये जो सुनने की प्रोसेस है जो श्रोता कर रहा है, इसको किस रूप में जाना चाहता है? प्यारे दोस्तों, इसको सिंपल आंसर है बॉटम अप प्रक्रिया है। अब ये होता है क्या है? बॉटम अप प्रक्रिया में क्या होता है कि इसमें जो श्रोता है, जो सुनने वाला है, वो पहले ध्वनियों को, पहले साउंड को, क्या पहले साउंड, फिर वर्ड, उसके बाद सेंटेंस, और उसके बाद फिर ग्रामर, उसके बाद फिर ग्रामर। ठीक है, ऐसे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इन पर ध्यान देता है। किस सामने से क्या बोला जा रहा है उसके साउंड को समझता है, शब्द को समझता है, पूरे वाक्य को समझता है, उसमें कैसे व्याकरण का प्रयोग हुआ है उसको समझता है, फिर वो उनसे अर्थ निकालने का प्रयास करता है। तो यहाँ जो बालक है वो नीचे से ऊपर जा रहा है कि सबसे पहले आप साउंड सुन रहे हैं, फिर आप उस शब्द पर ध्यान दे रहे हैं, फिर उस शब्दों से बने वाक्य पर आप ध्यान दे रहे हैं, फिर उस वाक्य में प्रयोग व्याकरण पर आप ध्यान दे रहे हैं। तो ये नीचे से आप ऊपर जा रहे हैं, बिल्कुल मूल, बिल्कुल जड़ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड बॉटम अप प्रोसेस। इसी को कहते हैं बॉटम अप प्रक्रिया। जब कोई सुनने वाला श्रोता सूक्ष्म स्तर से ध्यान देते हुए शब्दों और उनके सीक्वेंस को समझता है, तो ये बॉटम अप लिसनिंग प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है समश्रोती शब्दों कॉग्नेट्स क्या होता है? कॉग्नेट्स का मतलब ऐसे शब्द होते हैं जो दो या उससे अधिक भाषाओं में उनका प्रोनाउंसिएशन या स्पेलिंग्स या मीनिंग्स में समान या मिलते जुलते होते हैं। यानी कि कॉग्नेट्स वो होते हैं जो दो या दो से अधिक भाषाओं में शब्द प्रयोग हुए हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन सेम है। हो सकता है, जरूरी नहीं कि सेम हो, लेकिन हो सकता है। स्पेलिंग्स सेम हो, जरूरी नहीं है, हो सकती भी है, लेकिन उनका अर्थ समान होता है या मिलता जुलता होता है, क्योंकि उनका जो स्रोत है, स्रोत का मतलब उनका जो रूट है, उनकी जो जड़ है, वो शब्द एक ही जगह से आए हैं। ठीक है, अब देखिए कॉग्नेट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे शब्द जो अलग अलग भाषाओं में होते हुए भी लगभग समान साउंड और समान अर्थ रखते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि कॉग्नेट्स का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे हिंदी में कहते हैं माता, ठीक है, संस्कृत में कहते हैं मात्र। यही शब्द अगर इंग्लिश में कहेंगे तो इसको कहेंगे मदर। यही शब्द जब चला जाएगा फ्रेंच में तो इसको कहेंगे मेयर। यही शब्द जब जाएगा जर्मन में तो कहेंगे मटर, METTER। यही शब्द जब स्पेनिश में बोला जाएगा तो मादरे बोला जाएगा, और फिर इसका अर्थ क्या निकलेगा? माँ। समझ रहे हो? समश्रोती शब्द क्या बताया? एक से अधिक भाषाओं में उसका प्रयोग हुआ है, लेकिन लगभग प्रोनाउंसिएशन, बोलना भी सेम है, उसका स्पेलिंग्स भी लगभग समान है और अर्थ एक ही है। मात्र संस्कृत शब्द है, ये माता है, फिर मादरे हो गया, और सॉरी मदर हो गया जो कि अंग्रेजी है, फ्रेंच में मेयर हो गया, जर्मन में मटर हो गया, एंड स्पेनिश में मादरे हो गया। ठीक है, लगभग प्रोनाउंसिएशन इसका सेम है और अर्थ एक ही निकल रहा है, माँ। तो एक शब्द कई जगह यूज हुआ है। ये सभी शब्द जो है ना, मदर, मेयर, मटर, मादरे, ये शब्द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से हैं, इसलिए इनकी जड़ एक ही है। क्या है? इन सब की जड़ एक ही है। यही होते हैं समश्रोती शब्द। और शब्द क्रम प्रतिमानों की पहचान बालक यहाँ पे कर रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, बॉटम अप प्रक्रिया हो जाएगी। अब जैसे है शीर्ष अधोगामी
टॉप डाउन प्रक्रिया, टॉप डाउन प्रक्रिया, ऊपर से नीचे की तरफ आना। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें जो लिसनर है वो अपनी पहले से मौजूद जानकारी, जो उसको पहले से अनुभव है ना, उसके आधार पर यह अनुमान लगाता है कि जो सामने वाला है वो क्या कह रहा है या क्या कहने वाला है, वो उसकी पहले ही अनुमान लगा लेता है। क्योंकि भाई श्रोता जो सुनने वाला है पहले से थोड़ी जानकारी उसके बारे में रखता है और फिर वो उसी पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है ना। अब जो सामने वाला जो वक्ता है, जो स्पीकर है, वो बोले गए शब्दों को पूरी तरह बोल भी नहीं पाता है और ये सुनने वाला श्रोता अनुमान लगा लेता है। जैसे हमने कह दिया, हम कह रहे हैं कि भाई कल बहुत ठंड थी, बिजली भी चली गई तो मैं, अब यहाँ पे सुनने वाला जो श्रोता है वो तुरंत अनुमान लगा लेगा, है ना, कि भाई आपको जो है बाकी बात सुनाई नहीं दी, लेकिन अनुमान लगा लेते हैं कि तो भाई ठंड बहुत थी, बिजली चली गई तो मैं, इसका मतलब है तो मैं रजाई में सो गया, ये कहने वाला था। ये कि भाई आपको पहले से उसको पता है ना कि ठंड में लोग क्या करते हैं, बिजली नहीं हो तो क्या हो सकता है, तो यानी उसने अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया कि ठंड बहुत है, बिजली भी नहीं है, काम धंधा कोई है नहीं तो क्या करेगा, तो मैं का मतलब सो गया होगा और क्या है, तो मैं काम करने तो गया नहीं क्योंकि लाइट नहीं थी, है ना, ठंड बहुत थी, लाइट भी है नहीं तो काम कैसे करेगा, तो लगभग सो गया। तो वो इसमें अनुमान लगा लेता है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब जैसे अगला पॉइंट है हमारा निष्कर्षात्मक या इन्फेरेंशियल प्रक्रियाएं। ये क्या होती हैं भाई? इन्फेरेंशियल प्रक्रियाएं क्या होती हैं इसको समझो। देखिए, इसको कहते हैं निष्कर्षात्मक प्रक्रिया। ये भी एक सुनने का ही प्रोसेस है जिसमें जो श्रोता होता है, जो लिसनर है, वो सीधी कही गई बात से आगे जाकर या उसके पीछे जो छिपा हुआ अर्थ है या जो कहने वाला है उसकी क्या मंशा है, क्या संदेश है, उसका उसके अनुमान के आधार पर वो समझने की कोशिश करता है। यानी श्रोता सिर्फ क्या कहा गया ये नहीं, बल्कि वो जो कहा गया उसका मतलब क्या है इस पर ध्यान देता है। आई बात समझ में? इसमें क्या कहा गया उसको नहीं देखता, बल्कि जो कहा गया है उसका मतलब क्या है ये उस पर ध्यान देता है ना। जैसे बोलने वाला क्या कहता है, जैसे मान लीजिए बच्चे ने कहा आज स्कूल में बहुत सन्नाटा था। अब इसमें श्रोता क्या करेगा, ये नहीं सोचेगा कि आज स्कूल में बहुत सन्नाटा था, कही गई बात पर ध्यान नहीं देगा, बल्कि उसका मतलब क्या है। अब वो मतलब निकाल रहा है बैठ के कि शायद बच्चे कम आए थे, या हो सकता है कोई एग्जाम होगा, या कोई विशेष घटना घट गई होगी तभी बच्चे कम आए। जो कहा गया कि मैं आज स्कूल में बहुत सन्नाटा था उस पर ध्यान नहीं दिया, उसके मतलब समझ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा, है ना। तो ये बात सीधे नहीं कही गई, लेकिन अनुमान से समझ ही गई कि या तो बच्चे कम आए, या परीक्षा थी, या कोई घटना हो गई। ठीक है। अब अगला पॉइंट हमारा आता है लीनियर प्रोसेस का। रेखीय प्रक्रियाओं में क्या होता है कि रेखीय का अर्थ क्या है भाई? रेखा की तरह सीधा। रेखीय का मतलब रेखा की तरह एकदम सीधा, है ना, एक सीक्वेंस में सीधा, और सीक्वेंस में एक के बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, यानी लीनियर प्रोसेस। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी इंफॉर्मेशन को एक फिक्स्ड सीक्वेंस में वर्ड टू वर्ड यानी शब्द टू शब्द या स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, बिना आगे पीछे जाए हम इस चीज को समझते हैं। इसमें जो श्रोता, जो लिसनर है, जैसा कहा जा रहा है वैसा ही सीक्वेंस में सुनता है, सीक्वेंस में चीजों को समझता है। हर शब्द या हर वाक्य को उसी क्रम में प्रोसेस करता है जैसे वो बोला गया है। इसमें कोई एक्सप्लेन नहीं होता, गहराई से इसका एनालिसिस नहीं होता, या अनुमान नहीं लगाया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि श्रोता जो है किसी बात को सुनते समय विशेष सूक्ष्म विवरण को सुनता है, और जो कॉग्नेट्स हैं, एक शब्द कई भाषाओं में प्रयोग हुआ है, प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, अर्थ शब्द लगभग सेम निकल रहा है। ठीक है, तो और शब्द का सीक्वेंस हर चीज को पहचान रहा है, तो ये बॉटम अप प्रक्रिया हो जाएगी। 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लीजिए। लघु कथा कहते समय पठन के दौरान की कौन सी गतिविधि होगी? क्या है? पठन के दौरान, पढ़ते समय एक छोटी सी कहानी है और वो कही जा रही है। एक छोटी सी कहानी कही जा रही है, यानी कि पढ़ा भी, पाठ को कहने का मतलब है पाठ को पढ़ा भी जा रहा है और सुनाया भी जा रहा है।
तो इसका मतलब क्या है, अगर पाठ को पढ़ा भी जा रहा है, सुनाया भी जा रहा है, इसको पीयर रीडिंग कहते हैं। ये कौन सी गतिविधि है जहां पढ़ा भी जा रहा है, सुनाया भी जा रहा है। शिक्षार्थी कहानी की घटनाओं के बारे में अनुमान लगाते हैं, नहीं, यहाँ पे पढ़ा जा रहा है, सुनाया जा रहा है। शिक्षार्थी दो दो के जोड़ों में पढ़ते हैं, एक दूसरे को पढ़कर सुनाते हैं। बेस्ट ऑप्शन यही है कि इसमें दो दो के जोड़े बना दिए। इसको पीयर रीडिंग या पेयर्ड रीडिंग भी कहा जाता है। यहाँ बालक एक दूसरे के साथ मिलकर के पढ़ते हैं। दो दो के जोड़े, तुम दो लोग यहाँ बैठो, तुम दो यहाँ बैठो, तुम दो यहाँ बैठो, पहले चैप्टर को पढ़ो, तुम इसको सुनाना, तुम इससे सुन लेना, तुम इसको सुनाना, तुम इससे सुन लेना, तुम इसको सुना देना, तुम इससे सुन लेना। तो ये हमने क्या किया पठन के दौरान, यानी कि चैप्टर को पढ़ा भी जा रहा है और सुनाया भी जा रहा है। कोई छोटा सा पैराग्राफ हमने बच्चों को दे दिया और दो दो के ग्रुप में उनको बैठा दिया। ठीक है, इसमें क्या होगा, दो दो के जोड़ों में पढ़ रहे हैं और फिर एक दूसरे को पढ़ करके सुना भी रहे हैं। दो दो के जोड़े इसलिए लगा दिए कि अगर ये कोई शब्द भूलेगा तो ये बता देगा, ये भूलेगा तो ये बता देगा, है ना, और फिर एक दूसरे के सुन भी लेंगे। तो कितनी बढ़िया बात है, इसमें बच्चे मिलकर के सीखेंगे, बेहतर सीखेंगे भाई। और इसमें पठन यानी कि पढ़ना, पढ़ाया जा रहा है, पढ़ा भी जा रहा है और सुना भी जा रहा है, दोनों चीज़ें शामिल हैं। इसमें बालकों में एक जो कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, जो सहयोगात्मक अधिगम होता है, उसको बढ़ावा मिलता है। कहानी की गहरी समझ उनके अंदर डेवलप होती है और लैंग्वेज स्किल में भी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन सेकंड है। शिक्षार्थी कथाकार के जीवन से संबंधित स्मरणों की चर्चा नहीं करेंगे। अध्यापिका नए शब्दों के अर्थ पूछेगी और उन शब्दों से वाक्य बनाने के लिए प्रोत्साहित यहाँ पे नहीं करेगी। यहाँ पे पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है, कोई छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। प्रश्न को ठीक से समझेंगे तभी आप उसका आंसर कर पाएंगे। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है किसी एक कक्षा में आप प्रश्न पूछने के स्थान पर, प्रश्न पूछ नहीं रहे, ध्यान दीजिए, यहीं पर क्वेश्चन को तोड़ लिया करिए। प्रश्न पूछने के स्थान पर आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। विद्यार्थियों को एक संक्षिप्त पाठ्य सामग्री यानी कि एक छोटा सा पैराग्राफ दे दिया, उस पर आधारित प्रश्न बनाने के लिए कहते हैं कि देखो ये ऐसा है, ये दो पैराग्राफ हैं, इनको पढ़ो और फिर इनसे प्रश्न निकालो। इसका क्या उद्देश्य है? आपने एक छोटा सा पैराग्राफ दे दिया, दो पैराग्राफ दे दिए, तीन पैराग्राफ दे दिया, आपने बच्चों से कहा इन पैराग्राफ को पढ़ो, फिर इनसे प्रश्न निकालो। इसका क्या मतलब है? आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी कुशलतापूर्वक प्रश्न बनाएं, प्रश्न बनाने के अपने काम में उनकी मदद लेना कि यार मैं भी क्वेश्चन बना रहा हूँ और ये तीन पैराग्राफ हैं, इनके प्रश्न बच्चे बना लेंगे तो मुझे हेल्प हो जाएगी। क्या ऐसा है? अपने बालकों को ये अनुभव करवाना कि प्रश्न बनाना कितना कठिन काम है, कि देखो बेटा तुम्हारे लिए जो प्रश्न बनते हैं उसके लिए कितनी मेहनत लगती है। क्या ये दिखाना चाह रहे हो? या अपने बालकों के विश्लेषणात्मक और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना, ये बेस्ट चीज़ लगी हमको कि अगर हम बच्चों को पैराग्राफ दे करके, चैप्टर दे करके उनसे कहते हैं कि पहले चैप्टर को पढ़ो फिर इनसे प्रश्न बनाओ, इससे बच्चा क्या होगा, जब बालक खुद प्रश्न बनाएगा तो चैप्टर को बड़ा गहराई से पढ़ेगा, क्योंकि उन्हें ये क्लियर करना होता है कि किस बात पर प्रश्न बनाया जाए, किस पॉइंट पर प्रश्न बनाया जाए, यानी कि वो जो मेन पॉइंट होते हैं, है ना, जो फैक्ट है, जो लॉजिक है, उसको पहचानेगा बच्चा। इससे होगा क्या कि उसके अंदर एनालिटिकल थॉट आएंगे, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होगी। यहाँ पे टीचर सिर्फ ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि बच्चे को सोचने का अवसर देने वाला होता है। इसमें विश्लेषणात्मक चिंतन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी भी प्रॉब्लम को भागों में, टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, एक प्रॉब्लम है उसको हमने टुकड़ों में तोड़ लिया, अब हर हिस्से को बड़ा ध्यान से समझ रहे हैं और फिर उनके बीच में क्या रिलेशन है उसको पहचान रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल थिंकिंग। समालोचनात्मक चिंतन वो होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को उसके पीछे तर्क क्या है ना, और वो जो भी प्रॉब्लम है, जो इन्फॉर्मेशन है उसकी सच्चाई क्या है। जब हम उसकी गहराई से जांच करते हैं और उसकी आलोचनात्मक जांच करते हैं, उसके गुण दोष सारी चीज़ों को समझते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि बच्चा पहले चैप्टर को पढ़ेगा फिर वहाँ से प्रश्न बनाएगा, तो जब खुद प्रश्न बनाएगा तो वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर कौन सा पॉइंट क्या कह रहा है। इससे होता क्या है, बच्चों के अंदर हॉट्स डेवलप होता है। हॉट्स का मतलब है
हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल डेवलप होती है, यानी कि बच्चों में एक उच्च स्तरीय चिंतन कौशल विकसित होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आज का नेक्स्ट प्रश्न लीजिए, 12 नंबर क्वेश्चन। भाषा आकलन का उद्देश्य किसका मापन करना है? जो हम लैंग्वेज असेसमेंट करते हैं इसका उद्देश्य क्या है? प्रत्येक शिक्षार्थी ने अपने सहपाठी की तुलना में कितना सीखा, क्या ये जानना है अगर हम भाषा का आकलन कर रहे हैं? या विद्यार्थियों की समग्र और योगात्मक उपलब्धि चेक करनी है? बालक की भाषा उपलब्धि कितनी हुई, उसने कितनी लैंग्वेज सीखी, क्या ये चेक करोगे? या बालकों की भाषिक निपुणता क्या है, बच्चों ने कितना सीख लिया, कैसे सीख लिया, कितना समझा, क्या ये चीज़ चेक करोगे? आइए समझते हैं। भाषा आकलन, लैंग्वेज असेसमेंट, इसका उद्देश्य ये जानना होता है कि कोई भी बालक भाषा को कितनी अच्छी तरह समझ रहा है और उसका उपयोग कैसे कर रहा है, उपयोग करने में कितना दक्ष है वो, है ना, कितना योग्य है वो। ये केवल किताबी ज्ञान या याद की गई जानकारी की जांच नहीं करता, बल्कि ये लैंग्वेज का जो वास्तविक प्रयोग है उसकी क्षमता को परखता है कि बच्चा जो है वो लैंग्वेज को सही ढंग से, सटीक ढंग से कैसे प्रयोग कर रहा है। अब जैसे इसमें राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों की भाषिक निपुणता। भाषा आकलन का उद्देश्य है कि वो बालकों की भाषिक निपुणता की जांच करे, मतलब कि बालक जो है वो सुनने में, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में कैसे जो लैंग्वेज स्किल्स हैं उसमें कितना सक्षम हो गया है। 4 कौशल होते हैं भाषा के, 4 कौन कौन से? सुनना, बोलना, ये 4 कौशल हैं भाषा के। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो बालक, यहाँ पे भाषिक निपुणता जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, बालक यहाँ पे सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, ये जो 4 भाषाई कौशल इसमें कितना सक्षम है ये जांच करना, ये उद्देश्य होता है भाषा आकलन का, ठीक है। तो भाषिक निपुणता बच्चे के अंदर कितनी आई ये जांचना है, भाषा आकलन का ये उद्देश्य है, ठीक है। अगला प्रश्न लीजिए। अगला प्रश्न कहता है कि शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का क्या उद्देश्य? ये जो आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्लास में यूज़ करते हैं इसका मतलब क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल सर क्या क्या हो सकता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसको हम TLM कहते हैं, जैसे ये वो मटेरियल होता है जो टीचर क्लास में पढ़ाने के दौरान उपयोग करता है ताकि छात्र टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकें। जैसे कोई भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, हम उससे रिलेटेड पिक्चर्स का यूज़ करेंगे, हम मॉडल्स का यूज़ करेंगे, चार्ट पेपर का यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो का यूज़ कर सकते हैं, खेल के माध्यम से चीज़ें सिखा सकते हैं, एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। ये सारा TLM के अंतर्गत आता है। इसका क्या उद्देश्य होता है? इसका उद्देश्य है शिक्षार्थियों को अधिगम कार्य में संलग्न करना। बात तो ठीक है कि बच्चे काम में इंगेज हो पाएँ। बालकों के अधिगम प्रतिफलों के प्रति आशान्वित होना। कक्षा में अनुशासनहीनता को कम करना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बालकों का कक्षा में ध्यान आकर्षित करना। देखिए बेस्ट ऑप्शन है बी वाला कि शिक्षार्थियों यानी विद्यार्थियों के अधिगम प्रतिफलों के प्रति आशान्वित होना। अगर हम TLM का प्रयोग कर रहे हैं तो ये हमें बाद में ये भी तो देखना है कि जो हमने सिखाया उसका रिजल्ट क्या निकला, लर्निंग आउटकम क्या निकला। अधिगम प्रतिफल का मतलब होता है पढ़ाई का परिणाम, जो हमने पढ़ाया उसका रिजल्ट क्या निकला, यानी छात्र ने क्या सीखा, क्या समझा, क्या कर सकता है, ठीक है। जैसे बालक कहानी पढ़ करके उसका समरी बता सके, ये क्या है, ये एक अधिगम प्रतिफल हो जाएगा। बच्चे को हमने जोड़ घटाव सिखा दिया, अब बच्चा अपने आप जोड़ घटाव कर ले तो ये अधिगम प्रतिफल हो जाएगा, लर्निंग आउटकम हो जाएगी, है ना। बच्चा जो है वो क्वेश्चंस का आंसर खुद सोच करके बता दे तो ये लर्निंग आउटकम हो गया कि जो हमने सिखाया बच्चे ने उस चीज़ को समझा, ठीक है। अब जैसे पॉइंट कह रहा है कि शिक्षार्थियों के अधिगम प्रतिफलों के प्रति आशान्वित होना, इसका मतलब है कि ऐसी उम्मीद करना कि जब हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करेंगे तो बच्चे बेहतर सीखेंगे और हम जो उन्हें सिखाना चाहते हैं वो उस चीज़ को सीख पाएंगे, हासिल कर पाएंगे। ऐसी हमें आशा है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, यानी टीचर ये आशा करता है कि TLM के प्रयोग से बच्चों का अधिगम जो लर्निंग है वो बेहतर हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आशान्वित होना, एक उदाहरण ले लो। मान लीजिए हम क्लास में मानव शरीर पढ़ा रहे हैं,
हम मानव शरीर पढ़ा रहे हैं। अब आपने क्या किया, एक मानव शरीर का एक मॉडल ले लिया, वो ला करके बच्चों को दिखाया। बच्चे उस मॉडल को छू करके, देख करके, समझ करके सीख रहे हैं। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक आशा आपके अंदर होगी, आपके अंदर एक एक्सपेक्टेशन होगी कि भाई हमने बच्चों को मानव शरीर का मॉडल दिखा दिया, बच्चों ने टच करके, फील करके उसको समझा भी। अब आपकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे ये होगी कि बालक शरीर के जो अंग हैं उनके नाम पहचाने और उनके क्या क्या काम हैं ये बता दें। तो यानी आप जो है वो अधिगम प्रतिफल की प्राप्ति की आशा कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है टीएलएम का प्रयोग। इतना डीप में आपको कोई नहीं समझाएगा, सिर्फ हम समझाते हैं, इसीलिए क्लास में टाइम लगता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लीजिए। और प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे। यदि आपने प्रश्नों को ठीक से पढ़ना समझना सीख लिया तभी राइट आंसर कर पाएंगे और सीटेट क्लियर कर पाएंगे। इस बार कर लो तो ठीक सॉरी, नहीं तो अगली बार 4 सीटेट पास करने होंगे। प्रश्न कहता है, आपकी एक विद्यार्थी अपनी प्रिय पुस्तक उठाती है और अक्सर उसके चित्रों को संकेत के रूप में प्रयोग करते हुए कहानी पुनः कहती है। यह किसका उल्लेख है? आपकी एक विद्यार्थी है, वो जो किताब उसको अच्छी लगती है वो उठा लेती है और उसमें जो इमेजेज हैं, जो पिक्चर्स हैं, उनको प्रयोग करते हुए कहानी कहने लगती है। ये क्या है? ये उद्गामी पठन अवस्था है, ध्वन्यात्मक जागरूकता है, वाक्यगत जागरूकता है या वृंतात्मक जागरूकता है। देखिए, स्थिति को समझें, सिचुएशन को समझिए। बच्ची ने क्या की है, किताब को उठाया है, पढ़ना शुरू नहीं किया है, लेकिन वो चित्रों को देख रही है, फिर कहानी को दोबारा कह रही है। शायद पहले सुनी गई कहानी है, तभी तो कह रहा है कि प्रयोग करते हुए पुनः कहती है। पुनः का मतलब कि उसने हो सकता है पहले इस कहानी को सुना हो, यानी वो चित्रों को एज अ सिंबल यूज कर रही है, क्लू के रूप में प्रयोग कर रही है। ये क्या है? ये एक प्रारंभिक पठन कौशल होता है, उद्गामी पठन कौशल होता है, एमर्जेंट रीडिंग स्टेज होती है, जहां बालक जो रीडिंग प्रोसेस है उसमें इंटर करता है। इस स्टेज में बालक शब्दों के माध्यम से अक्षरों को पूरी तरह से पढ़ नहीं पाता। यहाँ पे बालक शब्दों को नहीं पढ़ पाता, अक्षर को ठीक से पढ़ नहीं पाता, लेकिन चित्रों के माध्यम से क्या करता है, कहानी को समझने का प्रयास करता है और फिर उसको सुनाने की कोशिश करता है। ये जो है ये रीडिंग डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट की पहली अवस्था मानी जाती है, जिसमें बच्चा इमेजेस को देख करके कहानी सुनाने का प्रयास करता है। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ और समझो कि जैसे ये जो उद्गामी पठन अवस्था होती है, यहाँ पे बच्चा किताबों को उलटने पलटने का काम करता है, इमेजेस को देखकर कहानी बताने का प्रयास करता है, शब्दों को यहाँ पे पहचानने की कोशिश भी करेगा और आवाज़ निकालेगा जैसे कि वो पढ़ रहा हो, ऐसा कोशिश करेगा। ठीक है, बच्चा पढ़ नहीं रहा होता पर वो पढ़ने की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा होता है। अच्छा, अब सर ये ध्वन्यात्मक जागरूकता क्या होता है? ये तब होता है जब बच्चे ध्वनियों यानी कि जो भी लेटर हैं, जो भी अक्षर हैं, उनकी आवाज़ को पहचानने लगता है। जैसे क से कबूतर, ये ध्वन्यात्मक जागरूकता हो जाएगी। वाक्यगत जागरूकता ये तब होती है जब बच्चा समझता है कि वाक्य शब्दों से बनता है और शब्द अक्षरों से बनता है। ये वाक्यगत जागरूकता बच्चे के अंदर आ गई। वृंतात्मक जागरूकता हमने बताया, वृंतात्मक लेखन वो लेखन होता है जिसमें लेखक किसी भी घटना, कोई कहानी या अपने एक्सपीरियंस को एक सीक्वेंस में सुनाता है। यानी एक शुरुआत होती है, बीच में कुछ घटनाएं डाली जाती हैं, फिर उसका एक लास्ट हो जाता है। वो होता है नैरेटिव राइटिंग। ठीक है, यह जागरूकता यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए भाई। अगला प्रश्न क्या कहता है? मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद। मातृभाषा पर आधारित बहुभाषावाद। बहुभाषावाद का मतलब समझो पहले। बहुभाषावाद का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से अधिक भाषाओं को बोलने, समझने, पढ़ने, लिखने की क्षमता आपके अंदर हो, वो होता है बहुभाषावाद, अर्थात कई भाषाओं में धारा प्रवाह होना। अब ये एक मातृभाषा पर आधारित बहुभाषावाद, ये क्या है, किसकी अनुशंसा करता है? तो ये जो मातृभाषा पर आधारित बहुभाषावाद है, ये एक शैक्षिक दृष्टिकोण है ना, जिसके अनुसार क्या ये कहता है कि बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा है उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए, है ना, और या फिर घर की भाषा में देनी चाहिए। इसका उद्देश्य ये होता है कि बच्चे शुरुआत में अपनी सबसे अधिक समझे जाने वाली जो भाषा है उसमें शिक्षा ग्रहण करें,
कैसे समझते हैं। सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा की शुरुआत अंग्रेजी माध्यम से और घर की भाषा में होना चाहिए। नहीं, मातृभाषा आधारित भाषावाद ये नहीं कहता। ये कहता है कि पहले बच्चे को जो उसकी घर की भाषा है, जो उसकी मातृभाषा है, उसमें पढ़ाओ। सभी बच्चे अपनी प्रथम भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन करते हैं। ये भी जरूरी नहीं है भाई हमारे यहाँ हिंदी यूज़ होती है, हो सकता है दूसरी जगह कोई दूसरी भाषा यूज हो रही हो। सभी बच्चों की विद्यालयी शिक्षा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा में शुरू होनी चाहिए। यही पॉइंट है, यही मातृभाषा आधारित भाषावाद कहता है कि हर बच्चे की जो विद्यालयी शिक्षा है पहले जो उनकी मातृभाषा है उसमें सिखाओ, जो उनकी मदर टंग है या जो उनकी घर की भाषा है उसमें बच्चों को सिखाओ। ठीक है, इससे बच्चा बेहतर समझ सकेगा और कॉन्फिडेंस उसके अंदर आएगा, सोचने समझने की क्षमता उसके अंदर डेवलप होगी। और NEP 2020 भी यही कहती है कि कक्षा 5 तक और हो सके तो कक्षा 8 तक की पढ़ाई मातृभाषा या जो बच्चे की स्थानीय भाषा है या जो क्षेत्रीय भाषा है उसी में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है कि देखिए, पाठ्य सामग्री बोधगम्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। पाठ्य सामग्री बोधगम्यता यानी पढ़ने वाला जो मटेरियल है उसके बारे में आपको कितना ज्ञान है। ठीक है, कौन सी चीज़ क्या होती है उसको समझना है। स्कीमिंग समीक्षा करने के लिए अधिक उपयुक्त है, हमें गलत ढूंढना है। देखिए, स्कीमिंग समीक्षा करने के लिए अधिक उपयुक्त है, जबकि स्कैनिंग द्वारा किसी विशेष प्रश्न का उत्तर देने में मदद मिलती। बात तो ठीक है भाई, है ना, कि भाई हम स्कैनिंग के माध्यम से क्या करते हैं, कोई विशेष प्रश्न का उत्तर ढूंढने में हेल्प करते हैं, मिलती है हमको वहाँ से। ये तो ठीक है, गलत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले। स्कीमिंग और स्कैनिंग दोनों में ही पाठ सामग्री पढ़ने के दौरान तीव्र नेत्र गति शामिल होती है। बिल्कुल, इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा स्पीड हमारी तेज़ रहती है। ठीक है, चाहे हम कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर ढूंढ रहे हों या न्यूज़पेपर में कोई तारीख वगैरह ढूंढ रहे हों, दोनों में स्पीड तेज होती है। स्कीमिंग सरसरी तौर पर पढ़ना, इसके अंतर्गत जो पाठ्य सामग्री है उसको शीघ्रता से पढ़ा जाता है, जबकि स्कैनिंग को बारीकी से पढ़ने के अंतर्गत विशिष्ट तथ्य जानने के लिए पढ़ा जाता है। बहुत अच्छा पॉइंट है। स्कीमिंग में गहराई से पढ़ा जाता है, नहीं, स्कीमिंग में हम गहराई से नहीं पढ़ते। स्कीमिंग में हम क्या करते हैं कि स्कीमिंग में सरसरी तौर पर पढ़ते हैं। स्कीमिंग में क्या करते हैं, सरसरी तौर पर पढ़ते हैं। ठीक है, जिसका उद्देश्य होता है कि जो मेन आइडिया है वो मिल जाए हमको। अगर हम कोई चैप्टर है तो उसको हम क्या करेंगे, स्कीमिंग में उसको हम सरसरी तौर पर पढ़ेंगे। ठीक है, गहराई से नहीं पढ़ेंगे, सरसरी तौर पर पढ़ करके बस चैप्टर का जो मेन आइडिया है, मेन पॉइंट है, उसको पकड़ लेंगे। उसके आधार पर हम उसका सारांश बता देंगे। जैसे अखबार की हेडलाइंस देख रहे हैं आप, ठीक है, तो वो सरसरी तौर पर पढ़ रहे हैं, इसमें गहराई नहीं होती है। स्कैनिंग में सरसरी होती है, नहीं, स्कैनिंग में सरसरी नहीं होती है। यहाँ बारीकी से कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए होती है, उसके लिए पढ़ रहे होते हैं। इसका उद्देश्य होता है स्कैनिंग का, कोई विशेष फैक्ट मिल जाए, कोई शब्द है, कोई आंसर, उसको हमें ढूंढना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, दोनों को उल्टा दिया हुआ है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला 17 नंबर प्रश्न लीजिए हमसे। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब बच्चे अपने आसपास के एटमॉस्फेयर की वस्तुओं, घटनाओं और कॉन्सेप्ट्स के बारे में पूछना आरंभ कर देते हैं तो भाषा का कौन सा प्रकार अधिक प्रयोग में लाया जाता है। जब बच्चे अपने आसपास की चीज़ों को देखने लग जाएं, उनके बारे में क्वेश्चनिंग करें, प्रश्न पूछने लग जाएं, ये क्या है, ये क्यों हुआ, ये कैसे चलता है, ये कहाँ से आया, जब ऐसी बातें करते हैं तो वो खोजबीन परख, क्या इंक्विजिटिव लैंग्वेज यूज, ठीक है, करने लग जाते हैं। खोजबीन परख भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं। ये भाषा बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी को प्रकट करता है, यानी बच्चा जानना चाहता है, समझना चाहता है, सीखना चाहता है। खोजबीन परख यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, अब भाई सूचनात्मक तो गलत है, क्यों गलत है? सूचनात्मक इन्फॉर्मेटिव, जब बच्चा जानकारी देता है, जैसे आज स्कूल में खेल हुआ, वो हमको बता रहा है, ये हमको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, कल्पनाशीलता का मतलब क्या है? जब बच्चा कल्पनाएं करता है, जैसे अगर मैं जादू कर पाता तो मैं ये कर लेता, मैं अपने पास इतने सारे पेन पेंसिल इकट्ठा कर लेता, अगर मुझे जादू आता होता, तो वो इमेजिनेशन कर रहा है। नियंत्रक में बच्चा आदेश देता है या निर्देश देता है। ठीक है, जैसे ये मत करो, वो मत करो, वो फिर रेगुलेटरी हो जाता है। जब बच्चा अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जानने लग जाए
पूछने लग जाए तो वो खोजबीन परख हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है 18 नंबर क्वेश्चन है कि मानव भाषा के किस गुणधर्म के कारण मनुष्य उन चीज़ों के बारे में बोल पाते हैं जो उनके तात्कालिक समय और स्थान में मौजूद नहीं हैं। वो कौन सी सिचुएशन है जहाँ जो चीज़ें हमारे सामने नहीं हैं और हम उसके बारे में बोल रहे हैं, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, उसको कहते हैं विस्थापन। ठीक है, यानी कि मानव भाषा का एक विशिष्ट और अद्वितीय गुण है ये। इसका अर्थ है कि मनुष्य लैंग्वेज के माध्यम से ऐसी घटनाओं, ऐसी विशेषताओं, ऐसी घटनाओं या ऐसी चीज़ों के बारे में या थॉट्स के बारे में भी बात कर सकते हैं जो कि उस समय और स्थान पर उपस्थित नहीं है। उसको कहते हैं विस्थापन। ठीक है, किस गुणधर्म के कारण मनुष्य उन चीज़ों के बारे में बोल पाते हैं जो उस समय पर या स्थान पर मौजूद नहीं हैं, उसको विस्थापन कहा जाता है। जैसे हमने कहा कि चांद पर जीवन हो सकता है, न तो वहाँ चांद है न जीवन है ना, वो एक अदृश्य चीज़ है, हमने चांद को ठीक से देखा भी नहीं, बस नीचे से देखते हैं चंदा मामा। तो क्या है, हम उस चीज़ के बारे में कह रहे हैं कि अगर चांद पर जीवन हो सकता है, वो चीज़ हमारे सामने नहीं है, वो घटना हमारे सामने नहीं है, लेकिन हम उस पर बात कर पा रहे हैं। या जैसे हम कहते हैं कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता, ना हो पाऊंगा, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता, वो चीज़ सामने भी नहीं है, सिचुएशन भी नहीं है, कंडीशन भी नहीं है, हम उसके बारे में बात कर पा रहे हैं। ठीक है, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे इतनी बात होगी क्लियर। अच्छा, संरचना निर्भरता क्या होता है? भाषा की संरचना, जैसे व्याकरण हो गया है ना, व्याकरण के नियम हो गए, उन पर निर्भरता होती है। ठीक है, और इसका जो संबंध है वो भाषा की रचना से होता है, ना कि समय स्थान से हटकर बोलने से नहीं होता। तो ये ऑप्शन हमारा पहले कट जाएगा। वियोजन सामर्थ्य क्या होता है? जो भी लैंग्वेज है उसके जो साउंड है ना, वो अलग अलग होते हैं, जैसे क, ख, ग, ग, इस तरीके से साउंड अलग अलग है, उसको कहते हैं वियोजन सामर्थ्य। ठीक है, ये साउंड की जो स्पेसिफिक जो विशेषता है उसकी बात करता है। यादृच्छिक समझो, यादृच्छिकता क्या होता है? यादृच्छिकता का मतलब होता है कि भाषा में शब्द और जो अर्थ हैं उनके बीच कोई प्राकृतिक संबंध नहीं होता। ये बड़ा मज़ेदार है। ये कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि भाषा में शब्द और अर्थ के बीच कोई प्राकृतिक या कोई तर्क संगत संबंध नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक चीज़ का नाम क्या होगा ये पहले से तय नहीं होता, बल्कि मनुष्यों ने, समाज ने किसी चीज़ को कोई भी नाम दे दिया है। बस एक सामाजिक सहमति, सोशल एग्रीमेंट है ये। जैसे ये कहते हैं, ये सिद्धांत कहता है, यादृच्छिकता का सिद्धांत कहता है कि जैसे कुत्ता है तो कुत्ते को समाज ने एक नाम दे दिया कि कुत्ता है, अंग्रेजी में उसको डॉग कह दिया, तमिल में उसको नाई कह दिया। अब सोचिए, ये जानवर दुनिया भर में पूरा जानवर एक ही है, लेकिन भारत में कुत्ता कह रहे हैं, अंग्रेज उसको डॉग कह रहे हैं, तमिल उसको नाई कह रहे हैं। नाम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग है। कोई उसको कुकुर कह रहा है। क्या वो जो कुत्ता नाम उसको दिया गया, क्या कुत्ता वो अपने मुंह से बोलकर बताता है? क्या उसको जानवर उसको क्या वहां से कुत्ते जैसी आवाज निकलती है? आवाज तो उसकी भौं भौं करके निकलती है। वो खुद तो कुत्ता नहीं बोलता ना, ये तो इंसानों ने उसे ये नाम बिना किसी प्राकृतिक कारण के दे दिया है। ठीक है, ये होता है यादृच्छिकता का सिद्धांत। ठीक है, जैसे चीज एक ही है, मान लीजिए पानी है, चीज तो एक ही है, पानी। ठीक, अब जैसे पानी को पानी भी कहते हैं, वाटर भी कहते हैं, जल भी कहते हैं, और तमिल में इसको तानी कहते हैं। चीज एक ही है, नाम अलग अलग है, तो शब्द कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसा जिस समाज ने जैसा नाम दे दिया वो वैसा नाम चल रहा है। ये होता है यादृच्छिकता, जो कि यहाँ पे ठीक नहीं है। अगर चीज प्रेजेंट नहीं है सामने, आप उसके बारे में बात कर पाएं तो ये विस्थापन हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। क्लास कैसे रिकमेंड करें जरूर बताइए। आज की क्लास में बस 20 ही प्रश्न हो गए, क्लास बहुत लंबी हो गई है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े हैं ना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है, जिसमें आप समझ के साथ पढ़ रहे हो। चलिए, कहता है घटनाओं और विचारों के क्रम का संयोजन और आकलन करना। अगर आप घटनाओं, जो घटना हुई या जो विचार हैं उनके बीच संयोजन या उनका आकलन कर रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि बच्चा पढ़े हुए को समझ रहा है और फिर उससे एक क्रम में भी लगा रहा है। ये तो समझ के साथ पढ़ना हो गया, आप समझ समझ करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये भी नहीं है, हमें नहीं वाला ढूंढना है, निगेटिव ढूंढना है। अब तक पढ़ी गई सामग्री का मानसिक रूप से सारांशीकरण करना, ये भी तो आप समझ रहे हैं। पहले आपने पढ़ लिया, अब आप उसका सारांश निकाल रहे हैं,
है ना। ये तो हाई लेवल की समझ हो गई, यानी बच्चा मुख्य यहाँ पे खुद विचार कर रहा है, सारांश निकाल रहा है, ये भी समझ हो गई। अक्षरों और वर्णमाला पर ध्यान केंद्रित करना, ये केवल शब्द पहचानने की बात यहाँ पे हो रही है, या जो साउंड है उसको पहचानने की बात हो रही है, इसमें समझ नहीं है। ये आपका नहीं वाला पॉइंट यही हो जाएगा। विषय वस्तु से अगर आप आगे का अनुमान लगा रहे हैं, ये दिखा रहा है कि बच्चा पढ़े हुए को न केवल समझ रहा है बल्कि प्रेडिक्शन भी कर पा रहा है, जो समझ का हाई लेवल है। ये भी यहाँ पे समझ के साथ पढ़ना हो गया। ये समझ के साथ पढ़ना नहीं है, ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। हम बढ़ेंगे आज के लास्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, क्लास कैसी रहेगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण के व्याकरण अनुवाद विधि का गुणधर्म नहीं है? क्या कहता है क्वेश्चन कह रहा है। अच्छा देखिए, द्वितीय भाषा क्या होती है? द्वितीय भाषा वो लैंग्वेज होती है जो किसी भी बालक की या किसी भी व्यक्ति की जो मदर टंग है या उसकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसको छोड़ करके जो दूसरी भाषा है ना, जो से विद्यालय या कोई जैसे बाहर जाने के लिए आप सीख रहे हैं, जो दूसरी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं वो द्वितीय भाषा होती है। जैसे अगर किसी बच्चे की मातृभाषा हिंदी है और वो स्कूल में अंग्रेजी सीख रहा है तो अंग्रेजी उसकी सेकंड लैंग्वेज हो जाएगी। अब यहाँ पे पॉइंट है कि सेकंड लैंग्वेज शिक्षण, द्वितीय भाषा शिक्षण का अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा के अलावा कोई दूसरी भाषा यहाँ पे सिखाई जा रही है और उसके लिए व्याकरण अनुवाद विधि का कौन सा गुण नहीं है। देखिए, व्याकरण अनुवाद विधि क्या कहती है? व्याकरण अनुवाद विधि कहती है कि जो आप सेकंड लैंग्वेज सीखें उसमें पहले तो नियम बताए जाते हैं, पहले नियम, फिर उसमें कैसे व्याकरण का प्रयोग होगा, कैसे अनुवाद होगा, ट्रांसलेट होगा, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है, अब एक एक पॉइंट को समझिए। कहता है कि द्वितीय भाषा में सीधे ही संप्रेषण करना और उसके बाद दो भाषाओं के व्याकरण के नियमों की तुलना करना। नहीं, ये सेकंड लैंग्वेज का गुण नहीं है, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज में सीधे भाषा में सीधे संप्रेषण, सीधे बातचीत करना नहीं सिखाया जाता। सेकंड लैंग्वेज मान लीजिए आप इंग्लिश है तो क्या इंग्लिश आपको सीधे बोलना सिखाया जाएगा? नहीं, पहले आपको इज एम आर, वाज वर का प्रयोग, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग, हैज हैव का प्रयोग, हैड का प्रयोग, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का प्रयोग सिखाया जाएगा, रूल बताए जाएंगे, व्याकरण का प्रयोग सिखाया जाएगा, अर्थ सेंटेंस बनाना सिखाया जाएगा, एक सीक्वेंस चलेगा। ये नहीं कि सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है तो आपको सीधे इंग्लिश बोलना सिखाया गया। नहीं, ये पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। भाषा के प्रकारों के स्थान पर नियमों पर अधिक ध्यान देना। ठीक है, ये गुणधर्म है या नहीं है? ये इसका गुण है। कैसे है? ये इस विधि की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें पहले नियम बताए जा रहे हैं, बाद में उसका प्रयोग बताया जा रहा है। ठीक है, और प्रथम और द्वितीय भाषा के व्याकरणिक नियमों की तुलना करना, ये भी ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो पहली लैंग्वेज है और जो सेकंड लैंग्वेज है उसके बीच जो व्याकरण की जो नियम होते हैं उनकी कंपैरिजन किया जाता है, जिससे पता लगे कि बच्चे की जो फर्स्ट लैंग्वेज है, मान लीजिए हिंदी है, उसमें और इसमें और इसके नियम में क्या समानता है, दोनों में क्या अंतर है। ये भी गुणधर्म का नियम है। ठीक है, ये भी है। और सी जो है डी, द्वितीय भाषा के व्याकरण के नियमों का अधिगम और अभ्यास, ये भी इस विधि का मूल एक लक्ष्य है, नियम सीखना फिर उनका अभ्यास करना। ये तीनों ही सेकंड लैंग्वेज जो होती है उसके गुण हैं, फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट जो है इसके गुण नहीं है। द्वितीय भाषा में सीधे ही संप्रेषण करना, ये आपका संचारात्मक भाषा शिक्षण जो होता है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ये उसकी विशेषता है। व्याकरण विधि अनुवाद विधि की विशेषता नहीं है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, कैसे रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।